नमस्कार। आज हम इतिहास की उस मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने लगभग 200 साल तक भारत को चलाया। हम्म। ये कहानी है उन पदों की जो समय के साथ बदलते गए, गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और आखिर में वाइसरॉय। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ टाइटल नहीं थे, ये भारत पर ब्रिटिश पकड़ के बदलते हुए इरादों का आप कह सकते हैं एक आईना थे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी नहीं थी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर से एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाले सम्राट के प्रतिनिधि बनने की कहानियां हैं। एग्जैक्टली। हम रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन पे खत्म करेंगे और देखेंगे कि उनकी नीतियां, चाहे वो सुधार हों या दमन, आज भी हमारे सिस्टम की डीएनए में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने क्या किया। बड़ा सवाल ये है कि एक व्यापारी से शासक बनने का ये सफर कैसे तय हुआ। कहानी शुरू होती है बंगाल से और एक ऐसे शख्स से जिसका नाम अच्छाई और बुराई दोनों से जुड़ा है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद वो असल में किंग मेकर बन चुके थे। लेकिन 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने जो सिस्टम लागू किया वो ब्रिटिश चालाकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसे कहते हैं दोहरी सरकार। दोहरी सरकार या डुअल गवर्नमेंट। सुनने में तो ये एक सामान्य प्रशासनिक शब्द लगता है, पर असल में ये बंगाल के लिए एक आर्थिक तबाही की शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल, ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लासिक केस था। वो कैसे? क्लाइव ने कहा कि दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार और सारा पैसा वो कंपनी के पास रहेगा। राइट। और निजामत यानी प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था देखना, लोगों की भलाई करना, वो सब बंगाल के नवाब की जिम्मेदारी होगी। मतलब जिम्मेदारी नवाब की और पैसा कंपनी का। हाँ, नतीजा, कंपनी ने बेरहमी से टैक्स वसूला, लेकिन जब 1770 में बंगाल में वो भयानक अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, तो कंपनी ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये नवाब की है। जबकि नवाब के पास न पैसा था न ताकत, कुछ भी नहीं। और क्लाइव का अपना अंत भी कुछ कम नाटकीय नहीं रहा। यहाँ से बेशुमार दौलत लेकर जब वो इंग्लैंड लौटे तो उन पर भ्रष्टाचार के लिए महाअभियोग चलाया गया। हाँ, इम्पीचमेंट हुआ था। भले ही वो बरी हो गए, लेकिन इसने एक बहस छेड़ दी कि कंपनी भारत में आखिर कर क्या रही है। क्लाइव के बाद जो गवर्नर आए, जैसे कार्टियर, वो उस अकाल को रोक ही नहीं पाए। तो साफ था कि ये सिस्टम चलने वाला नहीं था। और इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार दखल दिया। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी उसके अधीन आ गए। जी। और इस नए ज्यादा शक्तिशाली पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स एक और कॉम्प्लेक्स किरदार। आते ही उन्होंने क्लाइव की दोहरी सरकार को तो खत्म कर दिया, जो एक अच्छा कदम था। हाँ, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी उन्हीं के समय हुई। लेकिन उनकी एक रिंग ऑफ फेंस नीति थी। ये क्या थी? रिंग ऑफ फेंस यानी सुरक्षा घेरा। हेस्टिंग्स का मानना था कि कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना। अच्छा, मतलब अगर मराठे अवध पर हमला करते हैं तो कंपनी अवध की तरफ से लड़ेगी, बदले में अवध कंपनी को पैसा देगा। इससे कंपनी की अपनी सीमा भी सुरक्षित रही और अपना प्रभाव भी बढ़ गया, बिना सीधा लड़े। लेकिन हेस्टिंग्स पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इंग्लैंड लौटने पर उन पर भी महाभियोग चला, जो 7 साल तक चला था। तो हेस्टिंग्स ने कंपनी की ताकत तो बढ़ाई, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर था। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा मिला लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जी। कॉर्नवालिस ने आकर सबसे पहले सिस्टम को साफ करने की कोशिश की। उन्होंने 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया, जिसने पहली बार टैक्स वसूलने वाले प्रशासन को न्याय देने वाले प्रशासन से अलग किया। मतलब रेवेन्यू और जुडिशरी को अलग कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत सुधार था, लेकिन उनका सबसे चर्चित और विवादास्पद काम था स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट। इसको एक बड़ा सुधार माना जाता है, पर क्या इसने असल में किसानों की बजाय जमींदारों को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया? यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। कॉर्नवालिस ने सोचा कि अगर जमींदारों के लिए टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी जाए तो वो जमीन में इन्वेस्ट करेंगे और खेती बेहतर होगी। हाँ, और कंपनी को भी एक तय आमदनी मिलती रहेगी। लेकिन हुआ ये कि जमींदार शहरों में रहने लगे
और किसानों से मनमाना लगान वसूलने लगे। किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। और एक दिलचस्प बात, जिस आदमी ने भारत पर ब्रिटिश राज की प्रशासनिक नींव रखी, उसकी कब्र आज भी भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। बिल्कुल। कॉर्नवालिस के बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जो खुद को बंगाल का शेर कहते थे। उनका नाम आते ही जहन में एक ही चीज आती है, सहायक संधि। सब्सिडियरी अलायंस। ये सिर्फ एक संधि नहीं बल्कि एक मकर जाल था। मकर जाल। वेलेस्ली भारतीय रियासतों के पास जाकर कहते थे, आपको बाहरी हमलों से खतरा है, आप अपनी सेना खत्म कर दीजिए, हमारी सेना आपकी सुरक्षा करेगी। आप अपनी विदेश नीति हमें सौंप दीजिए, हम आपके मामले देखेंगे। और बदले में बस हमारी सेना का खर्च आप उठाते रहिएगा। और ये खर्च इतना ज्यादा होता था कि रियासतें उसे चुका नहीं पाती थी। राइट, बिल्कुल। हैदराबाद 1798 में इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना। फिर मैसूर, अवध, पेशवा एक-एक कर सब इसमें फंसते गए। जब वो सेना का खर्च नहीं चुका पाते तो उन्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ता था। तो बिना एक भी गोली चलाए कंपनी ने भारत के बड़े बड़े राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया और उनके खर्च पर अपनी सबसे बड़ी सेना खड़ी कर ली। तो अब तक कंपनी एक क्षेत्रीय ताकत से भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और ये बदलाव 1833 के चार्टर एक्ट में कानूनी तौर पे भी दिखा, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बेंटिंक का दौर थोड़ा अलग माना जाता है। उन्हें अक्सर उनके सामाजिक सुधारों के लिए एक उदारवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। हाँ, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाना उनका सबसे बड़ा काम था और उन्होंने कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का भी अंत किया। लेकिन उनके सुधारों के पीछे की मंशा पर भी तो सवाल उठते हैं, जैसे 1835 में अंग्रेजी को भारत में प्रशासन की आधिकारिक भाषा बनाना। मैकॉले की सोच। हाँ, क्या इसका मकसद एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हो पर सोच और पसंद से अंग्रेज? देखिए, मकसद दोनों थे, प्रशासन को आसान बनाना और साथ ही ब्रिटिश संस्कृति के लिए एक वफादार वर्ग तैयार करना। हाँ। उन्होंने पहला विधि आयोग भी बनाया जी, जिससे आगे चलकर भारत के कानूनों का संहिताकरण हुआ। बेंटिंक के बाद आए लॉर्ड डलहौजी, शायद सबसे आक्रामक गवर्नर जनरल। एक तरफ रेलवे, टेलीग्राफ, डाक टिकट और दूसरी तरफ उनकी बदनाम हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या थी असल में? डलहौजी का मानना था कि भारत का भला तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा इलाके सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आए। तो इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता और उसकी रियासत सीधे ब्रिटिश राज में मिला ली जाएगी। ये तो भारतीय परंपराओं पर सीधा हमला था। सतारा 1848 पहला शिकार बना, फिर झांसी 1853, नागपुर 1854। लिस्ट तो लंबी है, लेकिन अवध के साथ जो हुआ वो इससे अलग था। हाँ, ये एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। अवध के नवाब के तो कई बेटे थे, तो वहां हड़प नीति लागू नहीं हो सकती थी। तो फिर डलहौजी ने अवध पर कुशासन यानी मिसगवर्नेंस का आरोप लगाया और 1856 में उसे ब्रिटिश राज में मिला लिया। इस कदम ने अवध के लोगों और सिपाहियों को बुरी तरह नाराज किया, जो एक साल बाद 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। और फिर 1857 में वो विद्रोह हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी का राज खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय कहलाने लगा, यानी जो सीधे रानी का प्रतिनिधि हो। और इस बदलते दौर के साक्षी बने लॉर्ड कैनिंग, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय। कैनिंग का काम बहुत मुश्किल था। उन्हें विद्रोह को बुझाना भी था और उसके बाद एक नया प्रशासनिक ढांचा भी खड़ा करना था। उन्होंने डलहौजी की हड़प नीति को खत्म कर दिया, रियासतों का भरोसा जीतने के लिए। हाँ, और उन्हीं के समय बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। और आज जो हम आईपीसी और सीपीसी देखते हैं, उनकी नींव भी कैनिंग के समय ही रखी गई थी। कैनिंग के बाद वाइसरॉय की नीतियां बहुत अलग अलग रहीं। एक तरफ थे लॉर्ड लिटन जैसे दमनकारी वाइसरॉय। लिटन को रिवर्स कैरेक्टर का वाइसरॉय भी कहा जाता है। 1878 में उनका वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोंटने की एक सीधी कोशिश थी, क्योंकि ये अखबार राष्ट्रवाद की भावना भड़का रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी, ताकि भारतीयों के लिए इसे पास करना लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन लिटन के ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन, जिन्हें अक्सर सबसे ज्यादा भारत समर्थक या अच्छा वाइसरॉय माना जाता है। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन्हें भारत का उद्धारकर्ता कहा था।
रिपन ने आते ही लिटिन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द किया। उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने पहला फैक्ट्री एक्ट भी लागू किया और 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की। सही। लेकिन रिपन की भी एक सीमा थी, जो इल्बर्ट बिल विवाद से साफ हो गई। हाँ, इल्बर्ट बिल विवाद। बिल्कुल। बिल में सिर्फ इतना था कि भारतीय जज भी अब यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। मतलब बराबरी की बात थी। एक छोटा सा कदम था, लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि रिपन को बिल वापस लेना पड़ा। ये दिखाता है कि चाहे वाइसरॉय कितना भी उदार हो, वो अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों से बंधा हुआ था। रिपन के बाद एक और बड़ा नाम है लॉर्ड कर्जन का, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितने आयोग बनाए उतने किसी ने नहीं बनाए। कर्जन एक बेहद कुशल लेकिन उतने ही अलोकप्रिय वाइसरॉय थे। उन्होंने पुलिस, सिंचाई, विश्वविद्यालय सब पर आयोग बनाए, सीआईडी की स्थापना की। उनका 1904 का प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम एक बेहतरीन काम था। हाँ, उसने हमारी धरोहरों को बचाया। लेकिन उनके सारे अच्छे काम 1905 में बंगाल के विभाजन के एक फैसले पर पानी में मिल गए, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। अब हम 20वीं सदी में आ चुके हैं और यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दो बड़े फैसले हुए। हाँ, 1911 में एक तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और दूसरा, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान हुआ। उनके बाद आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल तो पूरी तरह से गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों से प्रभावित रहा। चंपारण, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और साथ ही 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की। ये भी एक चालाक कदम था। बहुत। भारतीयों को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कम बजट वाले विभाग दे दिए गए, लेकिन वित्त, पुलिस और राजस्व जैसे असली ताकत वाले विभाग गवर्नर के पास ही रहे। लॉर्ड इरविन का दौर तो साइमन कमीशन के विरोध और दांडी मार्च से गूंजता रहा। और फिर 1931 का गांधी-इरविन पैक्ट, वो एक अहम मोड़ था। पहली बार वाइसरॉय ने कांग्रेस को एक बराबर की राजनीतिक ताकत के तौर पर मान्यता दी। लेकिन इसके बाद आए लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका वाइसरॉय के तौर पर कार्यकाल सबसे लंबा और शायद सबसे तूफानी था। हाँ, 1936 से 1944 तक। इस दौरान 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, फिर क्रिप्स मिशन की असफलता और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल। उनके बाद लॉर्ड वेविल ने शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन के जरिए समझौते की कोशिशें की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी आखिरी अध्याय को लिखने के लिए आए भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। माउंटबैटन को एक स्पष्ट मैंडेट के साथ भेजा गया था, जितनी जल्दी हो सके भारत से बाहर निकलो। उन्होंने आकर सभी नेताओं से बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि एकजुट भारत अब संभव नहीं है। और उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। जी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन की रूपरेखा थी। और सिर्फ 73 दिनों के अंदर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। एक ट्रेडिंग कंपनी के गवर्नर से शुरू हुआ ये सफर एक साम्राज्य के वाइसरॉय द्वारा सत्ता सौंपने पर खत्म हुआ। जी, ये एक असाधारण यात्रा है। इन पदों पर बैठे लोगों ने भारत को जोड़ा भी और तोड़ा भी, शोषण भी किया और शासन की एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई जिसकी छाप आज भी हमारी पुलिस, हमारी न्यायपालिका, हमारी सिविल सेवाओं पर दिखाई देती है। तो आखिर इन सब का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने सुधार किए तो कुछ ने दमनकारी नीतियां अपनाई, किसी ने रेलवे बनाई तो किसी ने देश को बांटा। इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या इन लोगों और उनकी नीतियों का भारत पर जो असर पड़ा उसे हम सिर्फ अच्छा या बुरा के तराजू में तौल सकते हैं, या फिर हमें इसे एक ऐसी विरासत के रूप में देखना चाहिए जिसमें दोनों पहलू शामिल हैं? हाँ, एक ऐसी विरासत जिसे हमने अपनाया भी है और जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जो प्रशासनिक, न्यायिक और ढांचागत व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, आजाद भारत ने उन्हें किस हद तक बदला और किस हद तक उन्हीं की नींव कर अपनी नई इमारत खड़ी की? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।